सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू डिफेक्स। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार मैं क्या करूँगा, पूरा जो समराइज करने के बाद ना छोटा छोटा पॉइंटर्स मैं खुद लिख दूंगा। रफली कभी कभी कुछ चैप्टर्स में तो रफली हाफ पेज भी नहीं होता, 3 से 4 पॉइंट में ख़त्म हो जाता है पूरा चैप्टर। और अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि ये जो चैप्टर्स है, कभी कभी जैसे इस चैप्टर में चैप्टर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक में कुछ कुछ ऐसे सवाल भी है जहाँ से ना वो घुमा सकता है। मतलब हमें नॉर्मली लगता है कि ये हमें पता होता है, लेकिन जब सवाल आएंगे और वहाँ पे जो थोड़ा सा जैसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर वाले जो सवाल होते हैं ना, उसमें जब वो घुमाएगा तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले भी मैंने बताया हुआ है कि हम चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे, फिर 7, 8, 9 और 10। 9 और 10 में मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ। तो अभी चैप्टर 3 और 4 ख़त्म करेंगे, फिर क्लास 9 और क्लास 10 में जो है बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। तो अभी हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं अपने बारे में ब्रीफली बता देता हूँ। आई हैव क्वालिफाइड CDS, एफकैट, CAPF मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल SSBs भी हो चुका है, और मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज पेंडिंग भी है। तो आई एम इन ए स्टेज जहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ और यू कैन ट्रस्ट मी। ठीक है, तो चैप्टर क्लास 6 को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्लास 7 को कंप्लीट कर रहा हूँ। ये सब मैंने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। रीज़न यही है कि डाइवर्स क्वेश्चन अगर आ गया ना तो बुक से ही आएगा, तो आपके पास NCERT हमेशा होनी चाहिए। NCERT के छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इजीली आपको याद आने चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है क्लास 6, 7, 8 के, आपको हार्डली 10 पेज में सारा नोट्स बन जाता है। तो आप उसको रिवाइज करना, और आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा ये 3 क्लास 6, 7 और 8 का जो भी रिविजन है वो करने के लिए। ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम आगे बढ़ते। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वही पढ़ाऊंगा, और जो मुझे नहीं लगेगा मैं वो स्किप करूंगा। तो चैप्टर 3 में हम मोस्टली पढ़ने वाले हैं फाइबर, यार्न, फैब्रिक। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और एक दो प्रोसेसेस है उनमें क्या डिफरेंस है। माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर किसी को नहीं पता है और क्वेश्चन आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज है यार्न किसे बोलते हैं। जो धागा होता है ना, दैट इज ओनली यार्न। सो लूज थ्रेड इज कॉल्ड यार्न। ये याद रखना। आप पॉइंट आप बनाओगे, आपका ये कॉपी है, आपको यहाँ पे बस इतना ही लिखना है कि यार्न का मतलब क्या होता है, लूज थ्रेड। खत्म। तो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद जो फैब्रिक होता है ना, दिस फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न। तो ये जो धागे होते हैं, धागों से फिर क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। ठीक है, अरेंज टुगेदर। तो फाइबर क्या होता है, अब पढ़ेंगे फाइबर। यार्न को जब हम और भी छोटे छोटे पतले धागों में और अगर हम स्प्लिट कर देते हैं ना, दीज आर कॉल्ड फाइबर्स। देखो, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ए थ्रेड, एक तो हो गया ये धागा, इसको भी अगर मैंने पतले पतले धागों में ऐसा मैंने वो स्प्लिट किया, तो ये जो और पतले पतले थ्रेड आते हैं ना, दीज आर फाइबर्स। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड डेट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो अगर मैं ऑर्डर में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले फाइबर, फिर यार्न, और फिर फैब्रिक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुल फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट एंड हेयर ऑफ रैबिट्स या कैमल्स। सिल्क कहाँ से मिलता है, कोकून से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फिर सिंथेटिक फाइबर्स जैसे नायलन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक, दीज आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस। फिर कुछ फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले, जैसे कॉटन यूजुअली कहाँ ग्रो होता है, यूजुअली ग्रोन एट ए प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। और गिनिंग क्या होता है, जब हम कॉटन इज यूजुअली पिक्ड अप बाय हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। तो गिनिंग ऑफ कॉटन इज व्हाट, गिनिंग ऑफ कॉटन इज सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हो गया गिनिंग ऑफ कॉटन। जूट क्या होता है, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जो डंडी होती है ना, दिस इज, यहाँ से मिलता है हमें जूट। एंड इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम में होता है। और ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। मैच्योर स्टेज में नहीं, फ्लावरिंग स्टेज में ही हम इसे हार्वेस्ट करते हैं। जो स्टेम्स होते हैं, दे आर इमर्स, उन्हें पानी में भिगो के रखना होता है फॉर ए फ्यू डेज, और फिर वो जब सड़ जाते हैं ना,
द स्टेम्स रॉट, सड़ जाते हैं, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। इस तरीके से हमें जूट फाइबर मिलता है। अच्छा, हमने गिनिंग पढ़ लिया था, अभी आएगा स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। तो फाइबर्स से यार्न जब हम बनाएंगे उसको बोलेंगे स्पिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है। द सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज टकली या फिर चरखा। ये डिवाइस याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है वो 1956 में फॉर्म हुआ था टू पॉपुलराइज द एंड प्रोमोट खादी। ठीक है। कभी फाइबर से यार्न तो हमने पढ़ लिया, अभी यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? दो प्रोसेसेस है, वेविंग एंड नेटिंग। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अगर आपको 4 ऑप्शन मिल गए यहाँ पे ऐसे करके, गिनिंग, स्पिनिंग, नेटिंग, वीविंग, वहाँ पे आपको बोल दिया कि फाइबर से यार्न बनाने में कौन सा प्रोसेस होता है। अब जिसको पता नहीं वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं पता। अभी आप आंसर कर सकते हो कि फाइबर से, ये देखो, फाइबर से फ्रॉम फाइबर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है फ्रॉम फाइबर से, इसको बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है। फिर यार्न से फैब्रिक बनाएंगे तो वेविंग एंड निटिंग। तो वेविंग और निटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंपल है। निटिंग जो होता है उसमें एक ही यूज होता है, एक फैब्रिक या फिर एक यार्न, और वेविंग में मल्टीपल। द अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग। जैसे ये देखो, 2 फैब्रिक यूज हो रहे हैं, है ना। और निटिंग क्या होता है? अच्छा, वेविंग ऑफ फैब्रिक करते कहाँ पे? लूम्स में करते हैं, हैंडलूम इसको बोलते हैं। ठीक है। और निटिंग क्या बोलते हैं? ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। सो वीविंग 2 यार्न्स, निटिंग 1 यार्न, खत्म। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल देखो, अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर रिवर गंगा। गंगा के वहाँ पे मिला था। और ये फ्लैक्स है ना, फ्लैक्स, FLAX, ये क्या है? दिस इज ए प्लांट, इंपॉर्टेंट है। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड रिवर नाइल, नियर द रिवर नाइल, एंड यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी और कुछ मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चार्ट याद रखना। सबसे पहले हमने पढ़ा था गिनिंग, कॉटन रोल से फाइबर बनाया है। फिर फाइबर से हमने यार्न बनाया था थ्रू स्पिनिंग। फिर यार्न से हमने फैब्रिक बनाया था थ्रू वीविंग, अगर 2 यार्न है, और नीटिंग अगर 1 यार्न है। खत्म, यही था। अगर मैं इसको अभी समराइज कर दूं और आपको नोट बनाने में अगर मैंने दिखा दूं कि आपको नोट कैसे बनाना होता है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो लूज थ्रेड होता है, ऐसा आप लिखोगे, नंबर 1, दैट इज कॉल्ड यार्न। ठीक है। फिर हमने फाइबर के बारे में पढ़ा, नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है। नेचुरल कौन कौन से होते हैं? कॉटन, जूट, ये सब आप लिखने वाले हो। सिंथेटिक पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब आप लिखने वाले हो। फिर हमने पढ़ा गिनिंग क्या होता है, उसके बारे में एक लाइन में लिखोगे। फिर आप लिखोगे स्पिनिंग क्या होता है। फिर आप लिखोगे वीविंग क्या होता है। फिर आप लिखोगे निटिंग क्या होता है। वीविंग मतलब 2 यार्न, वीविंग, निटिंग मतलब 1 यार्न। ठीक है। फिर आप एक लिखोगे KVIC, हमने पढ़ा था 1956 में। ठीक है। अगर और कुछ छूट गया तो आप ऐसे लिखो, तो कितना सा बना? इतना सा तो बना, पॉइंट खत्म, चैप्टर 3। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर 4। इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मैं जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, ये रहा, देखो ये, हालांकि ये भी बहुत इजी है, बहुतों को पता होता है, लेकिन कुछ बंदे हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। सिंपल सा है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिससे हम आर पार देख सकते हैं। दो सब्जेक्ट्स और दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर, सम प्लास्टिक्स। यस, सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट। ये देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक्स होते हैं कुछ, दीज आर ट्रांसपेरेंट। और जहाँ से हम बिल्कुल नहीं देख सकते, दैट इज ओपेक। देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, दीज आर ओपेक। जैसे वाल कोई हो गया, दैट्स ओपेक। और थोड़ा बहुत अगर देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसलूसेंट। ये याद रखना। ठीक है। ये द मटेरियल्स थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन मुझे लगा कि MCQ में पूछ सकता है। जैसे अगर किसी बंदे ने यहाँ पे हाथ रखा है और टॉर्च मारा है और यहाँ पे हल्का हल्का सा ये लाइट दिख रहा है, तो ये क्या है? ये ओपेक है हमारा हाथ या फिर ट्रांसलूसेंट है? सोचो, ये एक्चुअली ट्रांसलूसेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट है वो पूरा पास नहीं हो पा रहा है, हल्का हल्का सा पास हो रहा है, इस वजह से हमें दिख भी रहा है ऊपर पार्ट का।
इस वजह से दैट इज़ ट्रांसलूसेंट। अगर MCQ आ सकता है ऐसा तो यही आएगा, ठीक है। ख़त्म, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। अच्छा ये चैप्टर कौन सा था मैं बता देता हूँ पहले। ये चैप्टर था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पे, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा बहुत कुछ है नहीं। तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं चैप्टर 5 में, जहाँ पे हम सेपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओके, जय हिंद।